प्यारे बच्चों, मैं अहमद तंजीम MSI इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज आपके समक्ष कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान का अध्याय 18 जो कि शरीर द्रव तथा परिसंचरण है का भाग 1 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बच्चों, अपने इस अध्याय में हमको शरीर द्रव का आइडिया लेना है, देखना है शरीर द्रव कौन कौन से हैं, उनके कंपोनेंट्स और कार्यों के बारे में जानना है और साथ ही हमको उनके परिसंचरण के बारे में पढ़ना होगा। बच्चों, अध्ययन की सुविधा हेतु हमने अपने इस अध्याय को कुछ मुख्य बिंदुओं में बांट रखा है। आइए उन मुख्य बिंदुओं को पहले देख लेते हैं। हमने अपने इस अध्याय को 2 भागों में बांट लिया है और आज का जो हमारा वीडियो है ये भाग 1 है। भाग 1 में आज हमको रुधिर के बारे में जानना है, देखना है रुधिर क्या होता है, इनके कंपोनेंट्स के बारे में देखना होगा, इनके कार्यों के बारे में देखना होगा। साथ ही भाग 1 में ही हमको रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग के बारे में देखना है, इसकी मैकेनिज्म को पढ़ना होगा और जो मनुष्यों में अलग अलग रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं उनका निर्धारण किस प्रकार होता है इसका आइडिया लिया जाएगा। और भाग 1 के अंत में हम ऊतक द्रव तथा लसिका के बारे में जानेंगे यानी टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ। बच्चों, जब हम भाग 2 यानी अगले वीडियो को देखेंगे तो अगले वीडियो में हम मानव परिसंचरण तंत्र यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को जानेंगे और साथ ही हम हृदय, जो मनुष्य का हृदय है, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे और हृदय चक्र यानी जो कार्डियक साइकिल है इसका आइडिया लिया जाएगा। और भाग 2 में हम विद्युत हृदय लेख यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसके बारे में जानेंगे और भाग 2 के अंत में हम द्विसंचरण, हृदय क्रिया का नियमन और परिसंचरण की कुछ विकृतियों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आइए आज सबसे पहले अपना भाग 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शरीर द्रव की। बच्चों, हमारे शरीर के ऊतकों जो कि कोशिकाओं से बने हैं, इनको सुचारू रूप से कार्य करने हेतु ऑक्सीजन, पोषण या अन्य आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता होती है और ये पदार्थ इनको उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही इनमें जो अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ बनेंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इनका भी लगातार निष्कासन आवश्यक होता है। अतः इन पदार्थों का कोशिकाओं तक से चलन हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना आवश्यक है। बच्चों, यदि हम प्राणियों के विभिन्न वर्गों में देखें तो हमको इस अभिगमन के विभिन्न तरीके दिखाई देंगे। जैसे अगर हम सरल प्राणियों जैसे स्पंज या सीलेंट्रेट इनको देखें तो इनमें बाहर का जल शरीर की गुहा में प्रवाहित होता है और प्रत्येक कोशिका के साथ पदार्थों का आदान प्रदान करता है। जबकि यदि हम उच्च प्राणियों को देखें जैसे मनुष्य, तो इनमें पदार्थों के परिवहन के लिए एक सिस्टम, एक तंत्र पाया जाता है जिसे परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं और इस तंत्र में एक दैहिक तरल शरीर में प्रवाहित होता है। वो दैहिक तरल कौन है? वो दैहिक तरल है रक्त तथा लसिका। रक्त इस उद्देश्य से काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है तथा लसिका ये भी कुछ विशिष्ट पदार्थों का परिवहन में सहायक होती हैं। बच्चों, जो हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र है जिसमें रुधिर बह रहा है, इनके 3 भाग होते हैं। पहला रुधिर जो एक विशेष प्रकार का ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है और ये प्लाज्मा तथा संगठित रचनाओं से बना होता है। दूसरा हृदय जो एक संकुचनशील अंग है जो रक्त को पूरे शरीर में पंप कर रहा है। और तीसरा रुधिर वाहिनियां जिनसे होकर रुधिर पूरे शरीर में बह रहा है या संचरण कर रहा है। बच्चों, हम अपने इस भाग 1 में आज रुधिर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और हृदय तथा रुधिर वाहिनियों के बारे में भाग 2 में देखेंगे। बच्चों, आइए अब बात करते हैं रुधिर की। रुधिर ये एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें निम्न रचनाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहला प्लाज्मा। प्लाज्मा ये रक्त के आयतन का 55 से 60% भाग बनाता है और ये एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल है और इसमें 90 से 92% जल और शेष घुलनशील पदार्थ पाए जाते हैं 8 से 10% जैसे प्रोटीन्स, शर्करा, वसा, अकार्बनिक पदार्थ। बच्चों, आइए प्लाज्मा में पाए जाने वाले घुलनशील पदार्थों की बात करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन्स।
प्लाज्मा प्रोटीन्स जो कि प्लाज्मा का 7% भाग बनाते हैं, और कुछ सामान्य प्रोटीन जो प्लाज्मा में पाए जा रहे हैं जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन आदि। एल्बुमिन यह रुधिर के परासरण दाब यानी ओस्मोटिक प्रेशर को निर्धारित करता है। ग्लोबुलिन इसका उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में होता है। फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन यह रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होते हैं, और इस प्रक्रिया को हम इसी भाग में आगे देखने जा रहे हैं। बच्चों, इसके अलावा हमारे प्लाज्मा में पोषक पदार्थ भी पाए जाते हैं जैसे ग्लूकोज, वसा, वसा अम्ल, एमिनो अम्ल, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड तथा विटामिन। साथ ही हमारे प्लाज्मा में लवण पाए जाते हैं जो हमारे रक्त को हल्का क्षारीय बनाते हैं, जिससे हमारे रक्त का पीएच 7.3 से 7.5 के बीच का होगा। ये लवण सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, इनके क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट तथा फॉस्फेट्स होते हैं। इसके अलावा हमारे प्लाज्मा में उत्सर्जी पदार्थ भी पाए जाते हैं जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, एमिनो अम्ल आदि। प्लाज्मा अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित कुछ हार्मोन्स को भी वहन करता है। साथ ही हमारे प्लाज्मा में कुछ एंजाइम्स भी पाई जाती हैं जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लिएज, ऑक्सीडेजेस आदि। इसके अलावा हमारा प्लाज्मा गैसों के परिवहन में भी सहायक है, और इसमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड घुलनशील अवस्था में पाई जाती है। हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडीज तथा एंटीजेंस भी पाई जाती हैं। हमारे रक्त में दूसरा भाग है वो है संगठित रचनाएं यानी फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स ये लाल रुधिर कणिका, श्वेताणु तथा पट्टिकाणु, इन तीनों से मिलकर बना होता है, यानी इन तीनों को संयुक्त रूप से संगठित रचनाएं कहा जाता है। बच्चों, ये जो हमारे संगठित रचनाएं हैं ये रक्त के आयतन का 40 से 45% भाग बनाते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं रक्ताणु या लाल रुधिर कणिका को। लाल रुधिर कणिका, अगर इसके आकार की बात करें, शेप, तो आप चित्र में देख भी रहे हैं कि इनका शेप उभयावतल बाइकॉनकेव होता। स्तनधारियों में इनका आकार बाइकॉनकेव है, मेंढक को छोड़ के। मेंढक में इनका आकार बाइकॉन्वेक्स होता है। अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो रक्ताणुओं की संख्या रुधिर में पाए जाने वाले अन्य सभी कोशिकाओं की संख्या से अधिक होती है। स्वस्थ पुरुषों में रक्ताणुओं की संख्या 50 से 55 लाख तथा स्वस्थ स्त्रियों में इनकी संख्या 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। अगर इनकी संरचना की बात की जाए तो इनमें केंद्रक, गोल्गी काय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि नहीं पाए जाते। हमारे लाल रुधिर कणिका में हीमोग्लोबिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो कि लाल रंग का एक लौहयुक्त जटिल प्रोटीन है, और इसी की उपस्थिति के कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन ग्लोबिन तथा हीम से मिलकर बना है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि 4 सब यूनिट की बनी है, 2 अल्फा 2 बीटा, तथा जो प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम है ये एक लौहयुक्त यौगिक है जिसमें आयरन फेरस स्टेट में पाया जाता है ताकि वो ऑक्सीजन से जुड़ सके और हमारा रक्त ऑक्सीजन को वहन कर सके। हीमोग्लोबिन की श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है, और एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बच्चों, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल, ये लाल रुधिर कणिकाएं, इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो में होता है, और इनकी औसत आयु 120 दिन की होती है, और इनका विनाश प्लीहा यानी स्प्लीन में होता है। इसीलिए प्लीहा को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी रक्ताणुओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। बच्चों, जो दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट है वो है श्वेताणु या श्वेत रुधिर कणिका, ल्यूकोसाइट। चूंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है इसलिए ये रंगहीन होते हैं, इसीलिए इनको श्वेत रुधिर कणिका कहा जाता है। रक्ताणुओं की तुलना में ये बड़े, केंद्रक युक्त तथा संख्या में बहुत कम होते हैं।
और मनुष्य में इनकी संख्या औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। और जब रोगजनक अवस्था आती है, जब रोग हो जाता है, तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। बच्चों, श्वेताणुओं को इनके कोशिका द्रव में पाए जाने वाली कणिकाओं यानी ग्रेन्यूल्स की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर दो समूहों में बांटा गया। पहला ग्रेनुलोसाइट, जिनके कोशिका द्रव में कणिकाएं पाई जाएंगी, और दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट, जिनके कोशिका द्रव में कणिकाएं नहीं पाई जाएंगी। पहले बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स की। बच्चों, इनके कोशिका द्रव में विभिन्न आकृति के कण पाए जाते हैं और इनका केंद्रक पॉलीमय यानी लोब्ड होता है तथा अनियमित आकार का होता है। इसी कारण इनके केंद्रक को पॉलीमॉर्फिक और तथा इनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। बच्चों, जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स, जो कुल श्वेताणुओं का 2 से 3% होती है और इनका केंद्रक द्विपाली यानी बाइलोब्ड होता है, जैसा आप चित्र में देख रहे होंगे। और ये अम्लीय रंजकों जैसे इओसिन से अभिरंजित होती हैं और संक्रमण से बचाव करती हैं तथा एलर्जी प्रक्रियाओं में सम्मिलित रहती हैं। दूसरे प्रकार का जो ग्रेनुलोसाइट है वो बेसोफिल्स, जो कि संख्या में सबसे कम होती है, 0.5 से 1%। इनका केंद्रक लंबा तथा एस आकार का होता है और ये क्षारीय रंजक जैसे मेथिलीन ब्लू से अभिरंजित होती है। बेसोफिल्स ये हिपेरिन, हिस्टामीन, सीरोटोनिन आदि का स्राव करती हैं और शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती हैं। तीसरे प्रकार का जो श्वेताणु है वो न्यूट्रोफिल या हेटेरोफिल, जो संख्या में सबसे अधिक होती है, 60 से 65%। इनका केंद्रक 2 से 5 पाली होता है, आप चित्र में देख सकते हैं। और ये अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन तीनों प्रकार के रंजकों से अभिरंजित होती हैं। ये पादाभों की मदद से बैक्टीरिया तथा अन्य बाह्य पदार्थों का भक्षण करती हैं और उन्हें नष्ट करती हैं। बच्चों, दूसरा जो प्रकार है वो है ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट जिनके कोशिका द्रव में कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं और इनका केंद्रक भी पालीमय नहीं होता। ए ग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोसाइट्स, जिनका केंद्रक बड़ा तथा सेम के बीच के आकार का है, चित्र में देख सकते हैं, और संख्या में 3 से 8% तक होती हैं और ये बैक्टीरिया तथा अन्य बाह्य पदार्थों का भक्षण करती हैं और उन्हें नष्ट करती हैं। दूसरा प्रकार लिम्फोसाइट, जिनका केंद्रक बड़ा तथा गोल होता है और संख्या में 20 से 25% तक होती हैं। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की हैं, एक बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी बनाती हैं और दूसरा टी लिम्फोसाइट जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट्स शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। बच्चों, जो तीसरे प्रकार का फॉर्म्ड एलिमेंट है वो है पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट। थ्रोम्बोसाइट ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में मिलती हैं और इनका निर्माण हमारे अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में विशेष कोशिकाएं, जिनको मेगाकैरियोसाइट्स कहा जाता है, इनके विघटन से होता है। इनकी संख्या लगभग 1.5 से 3.5 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है और ये प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती हैं, जिनमें से अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। और यदि प्लेटलेट की संख्या में कमी हो जाए तो ऐसे में जो स्कंदन की प्रक्रिया है इसमें विकृति हो जाएगी और विकृति होने से शरीर से अधिक रक्त स्राव हो जाता है। यानी ये पट्टिकाणु ये हमारे रक्त का स्कंदन करने में सहायक है। तो आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि रुधिर किस प्रकार थक्का जमाता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब कभी चोट या घात लगती है तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त जम जाता है, जिसे रक्त स्कंदन कहा जाता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोक देती है
और रक्त स्कंदन के फलस्वरूप रक्त का थक्का बनता है, रक्त का थक्का बन जाएगा। और ये जो थक्का बन रहा है ये मुख्यतः फाइब्रिन के धागों के जाल से बनता है। और इस जाल में जो मरे या क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये इसमें उलझ जाते हैं, तब ये थक्के का निर्माण होता है। तो आइए बच्चों रक्त स्कंदन की क्रियाविधि को देखते हैं कि रक्त स्कंदन कैसे होता है। रक्त स्कंदन की क्रिया 3 पदों में पूरी होती है। सबसे पहले थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का विमुक्त होना। बच्चों जब ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, प्लेटलेट्स जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनसे थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक पदार्थ विमुक्त होता है। और ये पदार्थ थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा में उपस्थित कुछ निष्क्रिय कारक हैं, इनके साथ अभिक्रिया करता है। और यह अभिक्रिया एक के बाद एक अनेक एंजाइमी प्रतिक्रिया की श्रृंखला यानी सोपानी प्रक्रम, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन, पूरा एक कैस्केड बनाती है। और इसके अंत में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया में यानी थ्रोम्बोकाइनेज के बनने में जो श्रृंखला बन रही है उसमें कैल्शियम आयनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों जब ये थ्रोम्बोकाइनेज बन जाता है तो ये थ्रोम्बोकाइनेज प्लाज्मा में जो घुलित अवस्था में प्रोथ्रोम्बिन है इसको थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देता है। बच्चों प्लाज्मा में जो प्रोथ्रोम्बिन है ये थ्रोम्बिन की निष्क्रिय अवस्था है। और कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में जो थ्रोम्बोकाइनेज बना है ये थ्रोम्बोकाइनेज इस निष्क्रिय पदार्थ को, प्रोथ्रोम्बिन को, सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देता है। तीसरा चरण जिसमें फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन। बच्चों ये जो थ्रोम्बिन बना है ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन से अभिक्रिया करेगा। फाइब्रिनोजिन ये प्लाज्मा की घुलनशील प्रोटीन है जो हमने प्लाज्मा में देखा भी था। और अभिक्रिया करने के पश्चात ये एक अविलेय फाइब्रिन तंतु का निर्माण करता है। और ये तंतु बढ़ते चले जाते हैं जिससे ये जाल बना लेते हैं। और इस जाल में संगठित पदार्थ उलझ जाते हैं और थक्के का निर्माण होता है। तो इस प्रकार रुधिर का थक्का बनता है। बच्चों आइए अब बात करते हैं रक्त समूह, जिसको सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने निर्धारित किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने पता लगाया था कि सभी मनुष्यों के रुधिर समान नहीं होते हैं और लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर, सरफेस पर और साथ ही प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन मिलते हैं। और इन प्रोटीन के आधार पर मानव रुधिर का समूहीकरण 2 मुख्य प्रकार से, कैसे एबीओ समूह तथा आरएच समूह से किया जाता है। तो आइए बच्चों पहले बात करते हैं एबीओ समूह की। लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर 2 प्रकार के प्रतिजन ए तथा बी ये पाए जाते हैं और इनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह का निर्धारण होता है, एबीओ सिस्टम का निर्धारण होता है। कैसे? यदि किसी व्यक्ति में ए एंटीजन पाया जाए, उसके आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाओं के सरफेस पर अगर ए एंटीजन पाया गया तो उसके ब्लड ग्रुप को ए ग्रुप कहा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन पाया गया तो उसको बी ग्रुप कहा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन तथा बी एंटीजन दोनों पाया जाए तो इस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को ए बी ग्रुप कहा जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति के आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन ना पाया जाए तो इसको ओ ग्रुप कहा जाएगा। इस प्रकार ये लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर जो प्रतिजन है, एंटीजन है ए और बी, ये रक्त के समूहों का निर्धारण कर रहे हैं। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों के प्लाज्मा में इन्हीं प्रतिजनों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? ए के विरुद्ध तथा बी के विरुद्ध कुछ प्राकृतिक प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ए के विरुद्ध प्लाज्मा में एंटी ए तथा बी के विरुद्ध प्लाज्मा में एंटी बी पाए जाते हैं। और इन्हीं को देखते हुए रक्त का आदान प्रदान कराया जाता है। यदि एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए एक साथ आ गए तो रक्त का स्कंदन हो जाएगा। इसी प्रकार एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी अगर एक साथ आ गए तो रक्त का स्कंदन हो जाएगा। बच्चों ये जो टेबल यहाँ बना है ये रक्त समूह को दर्शा रहा है और रक्तदाता सुयोग्यता को दिखा रहा है।
आइए इसकी सहायता से हम रक्त के आदान प्रदान की क्रिया को समझते हैं। बच्चों, एक ए ग्रुप का व्यक्ति, इसके अंदर जो आरबीसी है उसमें ए एंटीजन पाया जा रहा है और ये उसी व्यक्ति को रक्त दे सकता है जिसके अंदर एंटी ए ना पाया जाए, क्योंकि यदि ए और एंटी ए मिल जाएगा तो रक्त का स्कंदन हो जाएगा। इस प्रकार ए ग्रुप वाला व्यक्ति ए ग्रुप को रक्त दे सकता है। ए ग्रुप का व्यक्ति बी ग्रुप को रक्त नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि ए एंटीजन बी ग्रुप वाले के एंटी ए से अभिक्रिया करेगी और रक्त का स्कंदन हो जाएगा। इसी प्रकार ए ग्रुप का व्यक्ति ए बी ग्रुप को रक्त दे सकता है, क्योंकि एंटीजन ए के विरुद्ध ए बी ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं है। और ए ग्रुप का व्यक्ति यदि ओ ग्रुप को अपना रक्त देता है तो ऐसे में एंटी ए के साथ अभिक्रिया होगी और रक्त का स्कंदन हो जाएगा, यानी ए ग्रुप वाला व्यक्ति ओ ग्रुप वाले को भी रक्त नहीं दे सकता। इस प्रकार अगर बी ग्रुप की बात किया जाए तो बी ग्रुप का व्यक्ति जिसमें बी एंटीजन पाया जा रहा है, यदि ये व्यक्ति ए ग्रुप वाले को रक्त देता है तो ऐसे में एंटी बी और बी एक साथ आ जाएंगे और रक्त का स्कंदन हो जाएगा। बी ग्रुप का व्यक्ति बी ग्रुप वाले को रक्त दे सकता है। यदि बी ग्रुप जिसके अंदर बी एंटीजन पाया जा रहा है ये ए बी ग्रुप को रक्त देता है, तो चूंकि ए बी ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं है इसलिए ये रक्त दे सकता। और यदि बी ग्रुप वाला व्यक्ति ओ ग्रुप वाले को रक्त देता है तो ऐसे में बी और एंटी बी एक साथ आ जाएंगे और जिससे रक्त जम जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ए बी ग्रुप, अगर इसको देखा जाए तो इसमें ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद हैं। यदि ये ग्रुप ए ग्रुप को रक्त देता है तो एंटी बी और बी साथ आ जाएंगे, रक्त का आदान प्रदान नहीं हो सकता। यदि ए बी ग्रुप वाला बी ग्रुप को रक्त देता है तो एंटी ए और ए एक साथ आ जाएंगे और ब्लड क्लॉट हो जाएगा, यानी ये इसको भी रक्त नहीं दे सकता है। ए बी ग्रुप वाला अपने आप को रक्त दे सकता है क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा में कोई भी प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं है। और ए बी ग्रुप वाला अगर ओ ग्रुप को रक्त देता है तो ऐसे में ए के समक्ष एंटी ए और बी के समक्ष एंटी बी उपस्थित होगा जिससे रक्त जम जाएगा, तो ये ओ को भी रक्त नहीं दे सकता है। और यदि ओ ग्रुप की बात किया जाए तो ओ ग्रुप चूंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है इसलिए ये यदि ए ग्रुप को रक्त देता है तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, रक्त दे सकता है। बी ग्रुप को यदि ये रक्त देता है तो भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ये बी ग्रुप वाले को भी रक्त दे सकता है। ए बी ग्रुप को अगर रक्त देना हुआ तो यहाँ पर प्रतिरक्षी भी नहीं है और इसके अंदर एंटीजन भी नहीं है, तो यहाँ पे भी ये रक्त दे सकता है। साथ ही ये अपने आप को भी रक्त दे सकता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ए बी सर्वग्राही है, ये सबसे रक्त ले सकता है, ए बी से भी, ए से भी, बी से भी और ओ से भी। जबकि ओ सर्वदाता है, ये सबको रक्त दे सकता है परंतु केवल ये ओ से ही ले सकता है। जबकि ए ग्रुप केवल ए से और ओ से रक्त ले सकता है और बी ग्रुप ये केवल बी ग्रुप वाले व्यक्ति से और ओ ग्रुप वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। बच्चों, जो दूसरा सिस्टम है वो है आरएच सिस्टम, यानी आरएच समूह। जिस प्रकार आरबीसी के सरफेस पे ए और बी प्रतिजन पाए जा रहे थे, उसी प्रकार एक और प्रतिजन जिसको आरएच एंटीजन कहा जाता है, इसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ये सिस्टम आरएच समूह बनाया गया है। और ये जो आरएच एंटीजन है ये 80% मनुष्यों में पाया जाता है और ये प्रोटीन रीसस बंदर, रीसस मंकी, इसमें पाए जाने वाले एंटीजन जो रीसस मंकी के आरबीसी के सतह पर पाया जाता है उसके समान होता है। तो जिस व्यक्ति में आरएच एंटीजन पाया जाएगा उसे आरएच सहित यानी आरएच पॉजिटिव कहा जाएगा और जिसमें आरएच नहीं पाया जाएगा उसे आरएच हीन या आरएच निगेटिव कहा जाएगा। और यदि आरएच हीन व्यक्ति के रक्त को
RH सहित व्यक्ति के रक्त के साथ मिलाया जाए तो RH हीन व्यक्ति में RH प्रतिजन के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाते हैं। अतः रक्त आदान प्रदान से पहले RH समूह को मिलाना भी आवश्यक होता है। बच्चों, मनुष्यों में इस RH की वजह से एक प्रकार की RH अयोग्यता यानी कि RH इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है, जिसे इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहा जाता है। आइए हम बात करते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की। इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ये एक प्रकार के RH अयोग्यता है, इनकम्पैटिबिलिटी है RH की, जो कि एक गर्भवती माता जो RH निगेटिव है तथा भ्रूण जो RH पॉजिटिव है इसके बीच में पाई जाती है। अपरा यानी प्लेसेंटा, क्योंकि भ्रूण और माँ दोनों का जो रक्त होता है ये प्लेसेंटा के द्वारा पृथक रहता है, इसलिए RH एंटीजन सगर्भता में माता को प्रभावित नहीं कर पाता। जो भ्रूण का RH एंटीजन है, भ्रूण चूंकि RH पॉजिटिव है तो वो माता को प्रभावित नहीं कर पाएगा, चूंकि दोनों के रक्त अपरा द्वारा पृथक होते हैं। लेकिन फिर भी जब पहला प्रसव होगा तो पहले प्रसव के समय माता के रक्त की शिशु के रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है, और अगर ये रक्त संपर्क में आए तो ऐसी दशा में माता के रक्त में RH प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है और ये RH प्रतिरक्षी माता के शरीर में बन जाता है। फिर जब आगे की गर्भावस्था होती है, जिसे परवर्ती गर्भावस्था कहते हैं, लेटर, यदि परवर्ती गर्भावस्था होती इसके बाद चूंकि माता के शरीर में RH एंटीबॉडी बन चुका है तो माता के रक्त से भ्रूण के रक्त में RH प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का रिसाव हो सकता है, और यह रिसाव भ्रूण के लिए जानलेवा होता है और भ्रूण की लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर देता है, और इसकी वजह से भ्रूण को रक्ताल्पता यानी खून की कमी तथा पीलिया हो सकता है, और इस कंडीशन को, इस दशा को इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहा जाता है। बच्चों, इसके बाद आइए अब हम बात करते हैं ऊतक द्रव की, टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ। रक्त जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तो जो बड़े प्रोटीन अणु हैं और जो संगठित पदार्थ हैं इनको छोड़कर प्लाज्मा तथा प्लाज्मा में जो घुलनशील पदार्थ हैं ये कोशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं, जो कैपिलरीज हैं उनसे बाहर आ जाएंगे, और ये बाहर आकर जो यह द्रव है ये बाहर आकर कोशिकाओं के चारों ओर तरल माध्यम बनाते हैं। तब इस द्रव को, जिसमें प्रोटीन, बड़े प्रोटीन अणु और संगठित पदार्थ नहीं है, तो इस द्रव को ऊतक द्रव यानी टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। और रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थों एवं गैसों का जो आदान प्रदान है वो इसी द्रव से होता है। बच्चों, यह द्रव जो ऊतक द्रव है यह वाहिकाओं के इस एक विस्तृत जाल में प्रवेश करता है, और इस जाल को लसिका तंत्र या लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। तो अब ये जो ऊतक द्रव है ये लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका तंत्र में प्रवेश करेगा, और लसिका तंत्र लसिका केशिकाओं, लसिका वाहिनियों तथा लसिका गांठों का बना होता है। लसिका तंत्र में उपस्थित यह द्रव लसिका यानी लिम्फ कहलाता है, तो अब इसको लिम्फ कहा जाएगा, और लसिका तंत्र इस द्रव को एकत्र कर जो बड़ी शिराएं हैं उसमें वापस छोड़ आता है। लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट्स मिलते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं, और लसिका ये पोषक पदार्थों, हार्मोन आदि के संवहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आंत्र अंकुर में उपस्थित लैक्टियल वसा को लसिका द्वारा ही अवशोषित करती हैं। तो इस प्रकार ये लसिका कुछ पदार्थों के अवशोषण में मदद करता है। बच्चों, यहाँ तक आते आते हमारा ये पार्ट अंत होता है। आइए अब अभ्यास कार्य की बात करते हैं। बच्चों, मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, आप इन प्रश्नों को देखिए। मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे, और अगर आप इन प्रश्नों को नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को पुनः देखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं
और भाग 2 में जल्दी ही हम फिर मिलेंगे अपने इन टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।